गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स किया था और उसके साथ साथ अपने 4 मेजर सेक्टर्स किए थे कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से मेजर सेक्टर्स यूज़ होते हैं। तो हमारे 4 मेजर सेक्टर्स थे। मैं एक बार आपको उससे गो थ्रू करा देती हूँ। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी उसमें। बहुत ही इजी थे, बट फिर भी मैं एक बार गो थ्रू करा देती हूँ। आप प्लीज़ इन वीडियोज़ को देख लीजिए करिए, क्योंकि फिर अगर सिलेबस में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी 12th में। तो इसमें फर्स्ट सेक्टर है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं हम उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र क्या होता है? बेसिकली उत्पादक, नाम से ही पता चल रहा है। उत्पादक कौन होता है? जो उत्पादन को करता है वो उत्पादक होता है आपका। उत्पादक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो हाउस होल्ड सेक्टर से, गृहस्थ क्षेत्र से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेकर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादक के कारक को लेता है। किस पे लेता है? या तो किराए पे लेता है उसको, या फिर उसको खरीद लेता है। और उन इनपुट्स को यूज़ करके जब वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है उनका, किसके लिए? हम लोगों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, ताकि हम उनका क्या कर सकें? उपभोग कर सकें। ठीक है। तो जो उन वस्तुओं को बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उस सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर सेक्टर बोलते हैं। सेकेंड इज़ हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर आपका क्या होता है? गृहस्थ क्षेत्र, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। गृहस्थ क्षेत्र कौन होता है? हम होते हैं। जो क्या करते हैं? जो भी प्रोड्यूसर सेक्टर ने वस्तुओं और सेवाओं को बनाया है उसका उपभोग करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हाउस होल्ड सेक्टर कहते हैं। ठीक है। और फिर और क्या करता है वो अपनी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने के लिए पहले उसे क्या करना पड़ता है? पहले उसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक को प्रोड्यूसर सेक्टर को देना पड़ता है, और उसके बदले में क्या लेता है वो? फैक्टर इनकम लेता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये आपके 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इसके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर क्या लेता है प्रोड्यूसर सेक्टर से? लैंड। लैंड के बदले में क्या मिलता है उसको? रेंट मिलता है, किराया मिलता है। लेबर, लेबर के बदले में उसको क्या मिलता है? वेजेस मिलते हैं। थर्ड वन इज़ कैपिटल, कैपिटल के बदले में इसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। फोर्थ इज़ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर के बदले में क्या मिलता है उसको? प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। थर्ड सेक्टर आता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र में क्या होता है? सरकार हम लोगों से क्या लेती है? टैक्स लेती है, इनकम टैक्स भरते हैं ना हम। या फिर आप कोई भी तरह का, किसी भी तरह का आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें भी आप टैक्स भर रहे हो। ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे हम बोलते हैं, जीएसटी। तो अब उसमें जो आप टैक्स भरते हो वो तो भर दिया आपने, लेकिन आपको फिर बदले में जो भी आप काम करते हो, कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग, कुछ स्कीम्स के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने क्या निकाल रखी हैं? सब्सिडीज़ निकाल रखी हैं। जैसे अगर कोई टॉयलेट बनाता है, कोई ट्यूबवेल लगवाता है, या फिर कोई और चीज़ें करवाता है, कंस्ट्रक्शन कराता है, तो उसके लिए क्या आती है गवर्नमेंट? क्या प्रोवाइड करती है आपको? सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है। वो जो सब्सिडीज़ होती हैं वो एक पर्टिकुलर इनकम के ऊपर बेस्ड होती हैं कि 3 लाख से कम जिसकी इनकम होगी वो गवर्नमेंट उसको क्या देगी? सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेगी। तो ये क्राइटेरिया जो होता है वो इनकम के ऊपर डिपेंड होता है स्टूडेंट्स। ओके। बाकी गवर्नमेंट आपको पेंशन्स भी अलॉट कराती है और आपको वजीफ़े भी देती है। ठीक है। तो ये हमारा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आता है। फोर्थ आता है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमारा क्या आता है? आयात और निर्यात आता है। ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है, एक टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, वो टॉपिक है वो आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? आपके 3 तरह की इकोनॉमी होती है। आपने ये 11th में भी पढ़ रखा है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, और मुझे पता है वो आपको याद नहीं होगा। तो इसीलिए मैं एक बार आपको फिर से इससे गो थ्रू करा रही हूँ। ठीक है। ताकि आपको थोड़ा सा रिपीट हो जाए, थोड़ा सा याद आ जाए। ठीक है। तो 3 तरह की इकोनॉमी होती है कैपिटलिस्ट। मैं मीनिंग तो सबका बता देती हूँ, लेकिन हम डिटेल में सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी करनी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? जो भी हमारी क्रियाएं होती हैं, जो भी मतलब पैसा वगैरह लगता है, या फिर जो भी ज़मीनें वगैरह लगती हैं, वो किसकी होती है? जनता की होती है। इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। ठीक है। दूसरी होती है हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो हमारी पैसा है
गवर्नमेंट का शेयर होता है उसमें, आपकी लैंड भी उसमें गवर्नमेंट की होती है, ठीक है, वो होती है आपकी सोशलिस्ट इकनॉमी। थर्ड होती है आपकी मिक्स्ड इकनॉमी। मिक्स्ड इकनॉमी में क्या होता है, आपकी कैपिटलिस्ट और आपकी सोशलिस्ट इकनॉमी दोनों मिलकर जहाँ काम करती हैं वो होती है आपकी मिक्स्ड इकनॉमी। अगर बात की जाए तो आपकी इंडिया में कौन सी इकनॉमी एग्जिस्ट करती है, मिक्स्ड इकनॉमी एग्जिस्ट करती है स्टूडेंट्स, ओके। तो अब हम इसका मेन जो है वो वहाँ से शुरू करेंगे कि इसमें है क्या क्या नहीं है। कैपिटलिस्ट इकनॉमी, मीनिंग तो आपको समझ आ ही गया होगा। इसमें क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें आर्थिक क्रियाओं को करने के लिए किसी भी लोगों को या फिर जनता को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, उसमें सरकार का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। अगर उत्पादक किसी भी वस्तु का उत्पादन करना चाहता है तो वो उसके लिए स्वतंत्र है, ताकि वो उत्पादन कर सके और क्या कर सके, लोगों की मांग को पूरा कर सके और अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करने में वो स्वतंत्र होता है, उसे सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता उसमें। तो अब हम इसके कुछ प्रमुख लक्षण करेंगे। मुख्य लक्षण, मुख्य लक्षण, फर्स्ट है इसका प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम से ही पता चल रहा है, निजी संपत्ति जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी हम इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वो प्रॉपर्टी कैसी होती है, निजी प्रॉपर्टी होती है, हाउस होल्ड सेक्टर की खुद की प्रॉपर्टी होती है, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पब्लिक है वो कुछ भी कर सकती है, नहीं, कुछ भी करने के लिए वो नहीं होती, उसे वो फिर भी सरकारी नियमों के अंदर बाध्य होती है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे रेल, पार्क, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय वगैरह होते हैं, इस पे किसका अधिकार होता है, सरकार अथवा सारे समाज का अधिकार होता है, बेशक वो किसी ने भी बनाया हो। पूंजीवादी संपत्ति में भी आते हैं, कोई प्राइवेट बनवाता है, कोई पार्क बनवा देता है, कोई हॉस्पिटल बना देता है, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बन जाती हैं, कहीं कहीं कॉलेजेस बन जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी तरफ से अपनी मर्जी से रूल्स करता है, बनाता है, उसमें भी आपके गवर्नमेंट के रूल्स यूज़ होते हैं, लागू होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट था आपका, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट आता है आपका प्राइस मैकेनिज्म, हिंदी में जिसको बोलते हैं कीमत संयंत्र। कीमत संयंत्र क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं का कीमत का जो है मार्गदर्शन करती है, मतलब उत्पादकों को तथा उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करती है कीमत संयंत्र ही। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो बाहरी हस्तक्षेप के कारण जो मांग और पूर्ति तय होती है वो सारी चीज़ें इसमें ये हेल्प करती है हमें कि किसी भी वस्तु का कितना कितना प्राइस रखा जाना चाहिए, कितनी कितनी उसकी सेवाओं का प्राइस रखा जाना चाहिए, कितनी सेवाएं पैदा करनी चाहिए, मतलब उत्पादन करना चाहिए, कितने गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए और कहाँ कहाँ करना चाहिए, कितने कितने टाइम के लिए करना चाहिए, किस किस टाइम पे करना चाहिए। तो ये सारी जब चीज़ें चलती हैं तो उससे उसके अंदर ये सब कुछ आपका आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। क्योंकि डिमांड सप्लाई पे ही तो आधारित होता है ना आपका प्राइस, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है आपके पास फ्रीडम। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज हिंदी में जिसको बोलते हैं उद्यम की स्वतंत्रता, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है कि एक उद्यम को एंटरप्राइज को ये स्वतंत्रता होती है कि वो कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन करती है, अपनी इच्छा अनुसार कर सकती है, जैसे चाहे जहाँ चाहे वैसा ही वो अपना उद्योग यूज़ चालू कर सकती है, क्या करना है कितना करना है वो सब उसके स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय ले सकती है उन सब के बारे में, ठीक है। अगला फोर्थ पॉइंट है हमारा कॉम्पिटिशन एंड कॉपरेशन। कॉम्पिटिशन एंड कॉपरेशन हिंदी में जिसको हम बोलते हैं प्रतियोगिता या सहयोग।
इसके अंदर आपका क्या होता है, प्रतियोगिता अथवा सहयोग। हमारे पास उत्पादकों की संख्या जो होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है कि आपके प्राइस जो हैं वो अपने आप ही क्या करते रहते हैं, कम आते जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो मज़दूर काम करते हैं वो मज़दूर कैसे काम करना चाहिए, उन्हें एक दूसरे का सहयोग लेकर मिलजुल कर काम करना चाहिए, ताकि क्या हो सके, आपका प्रोडक्शन भी बढ़ सके, और आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आपके प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे। इसीलिए जो जो इसमें लेबर वगैरह काम करती है वो दोनों बिल्कुल क्या करते हैं, बिल्कुल कॉपरेशन के साथ काम करते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा प्रॉफिट मोटिव, लाभ प्रेरणा। इसके अंदर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, प्रॉफिट मोटिव। इस तरह की उद्योगों का प्रॉफिट मोटिव क्या होता है कि लाभ कमाना, बिना लाभ कमाए ये कोई भी काम नहीं करती। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि पैसा किसका लगा होता है इसमें, पब्लिक का लगा होता है, और पब्लिक बिना मोटिव के, बिना प्रॉफिट के कोई काम नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उपभोक्ता की प्रभुसत्ता, सॉवरेनिटी ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की प्रभुसत्ता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं sovereignty of the कंज्यूमर। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जो भी सारा का सारा बात होती है, जो भी सारा का सारा स्ट्रक्चर होता है, उसमें कंज्यूमर का मेन रोल होता है। कंज्यूमर के अकॉर्डिंग ही किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, क्योंकि अगर कंज्यूमर नहीं लेगा तो उस गुड्स का हम क्या करेंगे, प्रोड्यूसर क्या करेगा। इसीलिए प्रोड्यूसर उत्पादन ही, प्रोडक्शन ही उसी चीज़ का करता है जिसमें कंज्यूमर हैप्पी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला आता है लेबर एज अ कमोडिटी। सेवेंथ पॉइंट, लेबर एज अ कमोडिटी। लेबर कमोडिटी की तरह काम करता है, मतलब वस्तु के रूप में काम करता है। लेबर को जितना चाहे वो ख़रीदा भी जा सकता है और बेचा भी जा सकता है, मतलब अगर हम चाहें तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेट में बेच भी सकते हैं और उसको ख़रीद भी सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ये तो मैंने आपको बता भी दिया था, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। सारा का सारा रोल क्या होता है, सारी की सारी स्वतंत्रता किसको होती है, जो पब्लिक होती है, जो अपना पैसा लगाकर उद्योगों को शुरू करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे इसके सारे एलिमेंट्स या फिर मुख्य लक्षण। अब अगर हम इसके गुण बताएं, इसकी मेरिट्स क्या होंगी, मेरिट्स देखो। फर्स्ट पॉइंट है इसमें जो मेरिट्स हैं कि इसमें जो भी प्रोडक्शन किया जाता है वो किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को ध्यान में रख के किया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं में विविधता। इसका मतलब क्या है कि इसमें अर्थव्यवस्था का सबसे ज़्यादा बड़ा मुख्य गुण यह है कि इसमें जो भी उत्पादन किया जाएगा वो कंज्यूमर्स को देखते हुए किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट है आपका साधनों का उचित उपयोग। मतलब इसके अंदर जो भी हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं उनका बिल्कुल अच्छे से यूज़ करते हैं। ये नहीं है कि वो ऐसे के ऐसे रखे रहते हैं और उनका यूज़ नहीं होता, रखे रखे ख़राब हो जाते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे पास जो भी रिसोर्स होगा वो बहुत अच्छे से हम यूज़ करते हैं। तीसरी चीज़, जीवन स्तर में वृद्धि। अगर हम अच्छे से सब कुछ यूज़ करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, और अगर प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो जो लाइफ स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा हमारी लेबर का भी और हम लोगों का भी, वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता।
लोचशीलता क्या होती है, इसमें जो है एक जो उद्योग होता है वो जैसे जैसे ट्रेंड चलता रहता है अपने प्रोडक्ट को वैसे वैसे उसमें क्या करता रहता है, अमेंडमेंट करता रहता है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं लाने देता। तो ये थे इसके गुण। अब हम किसकी बात करते हैं, इसके अवगुणों की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अवगुण, इसमें पहला अवगुण क्या हो सकता है कि इसमें जो होता है ना वो एक्सप्लॉयटेशन होता है लेबर्स का। लेबर का एक्सप्लॉयटेशन मतलब श्रमिकों का शोषण होता है। ठीक है, इसमें प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया जाता है और आपको सैलरी नहीं दी जाती, इसीलिए इसमें लेबरों का एक्सप्लॉयटेशन होता है। दूसरी चीज़, समन्वय की कमी। इसमें सब अपनी अपनी चलाते हैं तो इसीलिए इसमें कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा कम बन पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष मतलब इसमें जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जो हाई लोग होते हैं, हाई लेवल के होते हैं, वो तो अपना अच्छे से रहते खाते हैं, लेकिन जो हमारा दूसरा जो लेबर पार्ट है, वो लेबर जो है वो अच्छे से खाना भी नहीं खा पाते, तो इसमें जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की इस चैप्टर में तो मुझे बता देना। कल से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2। और आप साथ साथ अब अपनी नोटबुक्स कंप्लीट कर लेना, नहीं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे आपने फर्स्ट बुक कंप्लीट होते हुए किया था वैसे ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।